यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 3 का ऑलरेडी 1 to 5 मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। 6 से 10 तक क्वेश्चन को फिर आज मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो टेस्ट नंबर 3 है ये, और 2065 टेस्ट नंबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में 19वीं शताब्दी में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में समाज सुधारकों के योगदान का संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है। तो क्या है इसको देखते हैं। देखो, इसमें आपको पहले क्या दृष्टिकोण बनाना है, पहले इंट्रोडक्शन क्या डालना है, किसकी बात कर रहा है, भारत में हमारे समाज सुधारकों की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या समाज सुधारकों के बारे में आप यहाँ से इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। सेकंड बात में आप क्या लिखना है, सेकंड बात में लिखेंगे भारत में हमारी, यहाँ पूछ रहा है 19वीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ क्या क्या थीं वो आप यहाँ पर बता डालेंगे। इसमें क्या हमारी कुरीतियाँ थी और उनके क्या योगदान थे, ये सब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में यहाँ पे आप इन दोनों बातों को मतलब मैच करके जो भी बात आप इन दोनों से समझेंगे, जो भी आएगा वहाँ से आप अपना निष्कर्ष लिखेंगे यहाँ पर तीसरी बात में, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बाकी और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो 2 बात के बाद अपना यहाँ पे निष्कर्ष डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा आंसर कैसा रहता है इसको देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको लिखना है भारत में सुधार, जो हमारा सुधार आंदोलन था, ठीक है। भारत में हमारा समाज सुधार आंदोलन था, उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारत पर जो आधिपत्य था वह भारतीय सामाजिक संस्थाओं की कुछ गंभीर कमजोरियों और कमियों को उजागर किया, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों और आंदोलनों ने सामाजिक सुधार एवं पुनरुत्थान उसकी दृष्टि से सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन लाना शुरू किया, ठीक है। तदनुसार 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में समाज सुधारकों द्वारा अनेक आंदोलन यहाँ पर क्या है शुरू किए गए या स्टार्ट किए गए, ठीक है। यह आंदोलन में भारतीय समाज में आधुनिक विचारों को यहाँ रूप में इसको पुनर्गठित करने के लिए आरंभ किए गए थे, जिनमें से कौन कौन से शामिल हैं आप हेडिंग डाल के नीचे से लिख देंगे, ये पूरा हो जाएगा आपका। उसको हेडिंग डालेंगे आप राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और तो उन्होंने लिख देंगे आप, उन्होंने आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा 1814, ठीक है, आत्मीय सभा 1814 और ब्रह्म समाज 1828, ठीक है, में की स्थापना की। इसमें बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा जैसी कई निंदा यहाँ पर इसमें की गई थी। अवतारवाद में अविश्वास जताया गया, और यहाँ पर क्या है जाति व्यवस्था की आलोचना भी की गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी भी शस्त्र या किसी भी यहाँ पर जो मानवीय तर्क थे उसमें क्या है विवेक को प्रधानता दी उन्होंने, राइट। केशव चंद्र सेन, इसके बाद लिखेंगे केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। इसके बारे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में इन्होंने प्रचलित जाति प्रथा का विरोध किया और अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। उसी बात पे अगला लिखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसमें क्या लिखेंगे संस्कृत कॉलेज के प्रमुख और जो बेथ्यून स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने की दिशा में कार्य किया और बाल विवाह तथा बहुविवाह के रूप में विरुद्ध यहाँ पर संघर्ष भी किया, ठीक है। उसके बाद अगला लिखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और हिंदू धर्म को शुद्ध करने के लिए शुद्ध आंदोलन का भी यहाँ पर नेतृत्व किया। साथ ही उन्होंने एक जाति विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की तथा हिंदू रूढ़ितावादी या जातिगत कठोरता प्रस्तुता जो आपकी मूर्ति पूजा थी, बहुत देशवाद थे, ठीक है, उन चमत्कार जागरूक होने थे, इन सब के क्या है पशु बलि, इन सब में क्या विश्वास की आलोचना की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगली हेडिंग लिखेंगे आप बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। अगली हेडिंग यहाँ डालेंगे बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है, जाम्बेकर, ऐसा करके लिखेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है वह बॉम्बे वर्तमान या वह मुंबई बोलते हैं जिसको, में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार के अग्रदूत थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता की आलोचना की और प्रचलित हिंदू धर्म में सुधार का यहाँ पर प्रयत्न किया, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद अगला लिखेंगे ज्योतिबा राव फुले, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले। उसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है आपको, उन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का जो यहाँ पर विरुद्ध था उसमें शक्तिशाली आंदोलन को संगठित किया। इसमें अतिरिक्त उन्होंने लैंगिक समानता एवं दृढ़ विश्वास होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ क्या है मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है। उसके बाद हेडिंग लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद को दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी प्रीलिम्स के लिए भी। तो स्वामी विवेकानंद में क्या लिखेंगे, उन्होंने ईश्वर की मौलिक एकता का विश्वास किया और लोगों में 2 प्रकार के ज्ञान को बढ़ावा दिया, ठीक है, अर्थात लोगों में आर्थिक ज्ञान के उत्थान के लिए धर्मनिरपेक्ष तथा ज्ञान एवं स्वयं को विश्वास करने के लिए अपनी नैतिक भावना को सशक्त करने की आध्यात्मिक ज्ञान बताया, ठीक है। उसके बाद क्या है अगली हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर करेगा श्री नारायण, ठीक है, श्री नारायण गुरु
धर्म और परिपालम योगम, ठीक है, परिपालम योगम, ठीक है, ये आपको हेडिंग डालना है। उसमें लिखेंगे आप, इसी केरल के इजावा समुदाय के बीच नारायण गुरु स्वामी 1856 से 1928 के बीच शुरू किया गया। इजावा ताड़ी निकालने वाले लोगों, है ना, यह पिछड़ी जाति के थे जो अछूत माना जाता था, जिनको उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। श्री नारायण गुरु ने सभी धर्मों को एक समान माना और जो पशु बलि है उसकी निंदा की। उन्होंने जाति, नस्ल और पथ के आधार पर भेदभाव विरुद्ध यहाँ पर आवाज़ भी उठाई। ठीक है, ये आपको आंसर पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से निष्कर्ष आप लिखेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे आप। इस प्रकार जो औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप समाज और इसके जो संस्थान हैं उसको पुनः जीवंत करने की आवश्यकता ने सामाजिक सुधारों के प्रेरित किया। तथापि सुधारों जो हमारे सामाजिक सुधार थे उसने इस पक्ष में पुनरुत्थानवाद को एक तत्व के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, इस टाइप से आप अपना यहाँ पर निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं निष्कर्ष, ये भी लिख सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद उन्हें कुछ आंदोलनों को रूढ़िवादी या प्रतिगामी चरित्र का प्रस्तुत किया। उन्होंने सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए, लोगों को विश्वास बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो वहाँ तक लिख सकते हैं या 2 लाइन और बढ़ा सकते हैं, आप उतना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 6वां क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है, भारत में होम रूल आंदोलन के विकास और साथ ही उसके योगदानों को वर्णन दीजिए। यहाँ पर देखते हैं क्या दृष्टिकोण होता है, किसके बारे में बोल रहा है, हमारा होम रूल जो आंदोलन उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो होम रूल के बारे में क्या है, आप यहाँ पर आपका संक्षिप्त परिचय देंगे या इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस आंदोलन के विकास की क्या विवेचना है, इसको विवेचना करेंगे, क्या विवेचना इस आंदोलन में वो बताएंगे आप। ठीक है, इसके क्या योगदान है वो भी रेखांकित कर देंगे यहाँ पर, क्या योगदान है पॉइंट बाइट करके। और उसके बाद अपना क्या है, कुछ बिंदु और लिख के यहाँ पर अपना आंसर को समाप्त कर देंगे। जैसे कि निष्कर्ष जरूर नहीं लिखना, निष्कर्ष लिख सकते हैं, बाकी कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना आंसर को एंड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें लिखेंगे होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग द्वारा आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये लिखेंगे आप। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन अधिराज का दर्जा प्राप्त करना था। यह प्रथम विश्व युद्ध के प्रति कम आक्रामक किंतु अधिक प्रभावक तरीके से यहाँ पर क्या है, भारत की प्रतिक्रिया थी कि होम रूल लीग का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नीचे, वर्ष 1915। ठीक है, वर्ष 1915, उसमें लिखेंगे एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट ने श्वेत जो उपनिवेशक थे उनकी तर्ज पर युद्ध के पश्चात भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए वर्ष 1915 के आरंभ में होम रूल लीग का अपना जो अभियान था वो प्रारंभ किया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, उन्होंने अपने समाचार पत्रों में न्यू इंडिया समाचार पत्र से जो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ तथा जो आपका सार्वजनिक बैठकों के सम्मेलन थे उसमें इसके माध्यम से बताया, इसका प्रचार भी किया। ठीक है, 1916 में क्या हुआ, 15 में बता चुका मैं, 1915 में, 1916 में क्या हुआ, तो 1916 में लोकमान्य तिलक ने मई 1916 में अपनी होम रूल लीग की शुरुआत की। उनकी लीग 6 शाखाएं थीं जो महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटका, बरार और मध्य प्रांतों में शामिल हुआ करते हैं। ठीक है, जबकि बेसेंट की लीग की 200 शाखाएं थीं जो बॉम्बे सहित कई देशों में यहाँ पर कार्य कर रही थी। राइट, इन्हीं बेसेंट ने स्वशासन के लिए एक शक्तिशाली प्रचार प्रारंभ किया, जो अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने जून 1916 में अपनी होम रूल लीग की लंदन जो शाखा थी उसका क्या है, गठन किया तथा सितंबर 1916 में मद्रास में उनकी जो इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत थी वो की गई थी। ठीक है, जॉर्ज अरुंडेल या BW बाडिया, CP रामास्वामी इसके क्या थे, सहयोगी थे। ठीक है, बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे, बाद में होम रूल लीग आंदोलन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास और KM मुंशी, ठीक है, BM चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल हो गए। उसके बाद लिखेंगे 1919 में क्या हुआ, जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे होम रूल आंदोलन जो था अल्पकालिक सिद्ध हुआ और वर्ष 1919 का यह आंदोलन प्रभावी संगठन का अभाव, वर्ष 1917 के बाद ये सांप्रदायिक दंगों 1919 के जो यहाँ पर संवैधानिक सुधार थे उसकी घोषणा के कारण धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो गया। ठीक है, होम रूल लीग कारण के योगदान लिखेंगे हेडिंग में, होम रूल लीग जो आंदोलन था उसके योगदान क्या है। अगला पॉइंट लिखेंगे, योगदान में ही क्या पॉइंट लिखेंगे, इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया आयाम प्रदान किया। ठीक है, क्या स्वतंत्रता आंदोलन को एक क्या नया आयाम प्रदान किया, अर्थात आंदोलन ने शिक्षित अभिजात वर्ग से लेकर आम जन तक यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया। अगला पॉइंट में लिखेंगे, इसने देश के शहरों के मध्य जो संगठनात्मक कार्य हैं वो यहाँ पर संपर्क स्थापित किया। तीसरे पॉइंट में, इसने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया जो हमारे जन समुदाय को गांधीवादी की आदर्श नीति या राजनीति के लिए प्रशिक्षित किया इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे अगला पॉइंट में,
अगस्त 1917 में मंटोगी की घोषणा और चेम्सफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल को पुनः एकजुट करने की दिशा में तिलक और रानी बेसेंट के प्रयासों ने कांग्रेस को भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसमें एक प्रभावी साधन के रूप में पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको आंसर पूरा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर क्या है, इसी पॉइंट से लास्ट एंड कर देंगे आंसर को। इसने होम रूल लीग कांग्रेस के गठबंधन के अंग एवं घटक के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक शर्त जो आपका दृढ़ प्रयास किया। होम रूल लीग उससे जुड़ी गतिविधियों को कुछ सकारात्मक प्रभाव हुआ और आने वाले वर्षों में इसकी जो स्वतंत्रता थी उसे संग्राम में यहाँ पर योगदान दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरा जो बताएंगे 16, 17, 18, 19 में क्या क्या हुआ। ठीक है, किसने क्या कहा वो सब हम यहाँ पर बातें बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है यहाँ से दृष्टिकोण देखना है। क्वेश्चन देखना है क्या, पहले क्वेश्चन देखेंगे। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहलों में गांधी जी को गरीबी के प्रति गहरी सहानुभूति वाले एक राष्ट्रवादी के रूप में चिन्हित किया। विवेचना कीजिए। देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा पूछा है, तो बड़ा पूछा अपने लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से ज़्यादा पॉइंट्स क्रिएट करने को मिल जाएंगे। छोटे क्वेश्चन में पॉइंट्स क्रिएट करने को इतने नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखो पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, दृष्टिकोण में लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन किस में देंगे, जो गांधी जी की आपकी प्रारंभिक गतिविधि थी क्या क्या थी यहाँ पर ये बताएंगे आप पहले बार इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद ये जो भी आंदोलन है इसमें गांधी जी के योगदान की क्या किया था उन्होंने, उनकी चर्चा करना है। ठीक है, तीसरी बात में लिखना है, तीसरी बात में लिखेंगे आप कि जो आंदोलन थे गांधी जी को गरीबों के प्रति कैसी गहरी जो मतलब अनुभूति थी, सहानुभूति थी कि राष्ट्रवादी के रूप में कैसे चिन्हित हुए यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद बताना है यहाँ पे आपका निष्कर्ष देना है। चारों बातों को पढ़ के निष्कर्ष यहाँ पे निकाल देना है, फिर अपना देखते हैं आंसर कैसा होता है। सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आंसर देखते हैं कैसा होगा। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, अफ्रीका में अपने संघर्ष के पश्चात वापस लौट कर आए। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें राजनीतिक के नेतृत्व और अपनी जो शैली थी उसमें विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी ने अनुभव किया कि अंग्रेजों का अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए सत्याग्रह के एकमात्र ही व्यवहार तरीका है। उनका यही मानना था कि स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के लिए अहिंसा और समाज में गरीब के निचले तबके में सहित जनता को भागीदारी को महत्वपूर्ण सुनिश्चित करना, यह आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे आपका जो मेन बॉडी रहेगा, यहाँ से मतलब हेडिंग डाल के लिखेंगे नीचे, भारत में उनकी आरंभिक सफल पहलों से पता चलता है कि गरीबों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। ठीक है, ये लिखेंगे। अर्थात चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अर्थात करने के बाद लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी है चंपारण जैसे लिखते हैं, और मैं थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है सही से। चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या है, इसमें देखो यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को उन जो अनुबंध थे उनमें शामिल किया जो अपनी जोत के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। ठीक है, ये व्यवस्था तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जानी जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक जो रंग थे या डाई थी इसका विकास हुआ, जिसने नील के बाजार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और चंपारण यूरोपीय जो बागान थे उनके मालिकों के लगान के लिए यहाँ पर अन्न अवैध करों को यहाँ पर इनकी दरों में क्या है वृद्धि कर दी थी। गांधी जी ने मांग पर किसानों को शिकायतों की जांच के लिए सरकार द्वारा एक जांच समिति का गठन किया। इसके कारण चंपारण कृषि अधिनियम यहाँ पर पारित हुआ, जिससे तिनकठिया पद्धति के द्वारा यहाँ पर क्या है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और आंशिक रूप से किसानों की शिकायतों का भी समाधान किया गया। सेकंड बात में क्या लिखेंगे, सेकंड हेडिंग चंपारण कृषि अधिनियम, चंपारण कृषि अधिनियम, उसमें क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। सॉरी, ये तो बता चुका हूँ मैं, ये बता चुका हूँ। इसमें आपको सेकंड हेडिंग में लिखना है, सेकंड हेडिंग में लिखेंगे अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, ये हेडिंग आप बता देंगे यहाँ पर, चंपारण को बता चुका मैं, तो अहमदाबाद और खेड़ा, उसमें क्या लिखेंगे 1918। ठीक है, 1918 में गांधी जी ने अपने जो गृह राज था गुजरात में, ठीक है, उन्हें 2 अभियान सम्मिलित हुए। कौन कौन से, प्रथम कौन सा, उन्होंने प्रथम जो अहमदाबाद था उसमें एक श्रमिक विवाद का हस्तक्षेप किया जाता, कपड़ा मिल के लिए श्रमिकों को बेहतर कार्य करने की दशाएं की। ठीक है, गांधी जी ने क्या है मिल मालिकों को जो श्रमिक थे, ठीक है, उनके छिटपुट हड़ताल के लाभ को उठाते हुए समझौते को पीछे हट गए। ठीक है, उसके बाद क्या सेकंड क्या था, गांधी जी ने समझौते को उल्लंघन को एक बहुत ही गंभीर मामला माना। उन्होंने श्रमिकों की हड़ताल पर जाते हुए उनको सलाह दी, क्या सलाह दी कि गांधी जी ने बताया कि श्रमिकों को समर्थन करने और उसका संघर्ष रखने के लिए संकल्प की जो आपकी सुदृढ़ है उसको प्रदान करने के लिए भूख हड़ताल करने का निर्णय किया। बाद में हड़ताल वापस ले ली गई और अधिकरण ने मजदूरी को 35% की जो वृद्धि थी उसमें श्रमिकों की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये बात आप बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे वह खेड़ा में किसानों के आंदोलन में शामिल हुए और उनकी फसल बर्बाद होने पर
राज्यों में करों से छूट की मांग की गई। राइट, ये पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ से, गुजरात सभा जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, आंदोलन ने अग्रणी भूमिका निभाई। अपील और याचिकाएं विफल होने पर गांधी जी ने स्वराज अदा करने की सलाह दी और किसानों को इसके जो विरुद्ध है उसके लिए अंतिम यहाँ पर सांस तक लड़ने के लिए कहा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके परिणामस्वरूप सरकार ने निर्देश जारी किए कि राजस्व केवल उन्हीं किसानों से वसूल लिया जाना चाहिए जो भुगतान कर सकते हैं, ये भी निकाला। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विभिन्न गाँवों की यात्राएं की। ठीक है, गांव के लोगों की तरह मतलब जो वस्त्र धारण किए। ठीक है, स्थानीय भाषाओं में उनसे बात की और उसमें यहाँ पर अपना जो मुद्दे थे वो बताए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, अपनी जो अभिनव पद्धति थी उसकी सक्रिय भागीदारी द्वारा यहाँ पर अपनी जो स्थानिक व्यापारी थी, ठीक है, शिक्षित पुरुष थे, अन्य लोग थे यहाँ पर, उनसे क्या आकर्षित हुए, वो लोगों के साथ क्या समर्थन जुटाया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में दो स्तरों के बीच में मध्यस्थता को करते हुए इन विभिन्न समूहों के यहाँ पर मध्यस्थ के रूप में यहाँ पर कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा निष्कर्ष लिखेंगे। क्या निष्कर्ष लिखेंगे, बुद्धिजीवियों का एक समूह गांधी जी के निकट संपर्क में आया और जनता के बीच उन्हें अपने दूत के रूप में कार्य किया। इन पहलों ने गांधी जी को एक ऐसी सर्वोच्च जो राष्ट्रवादी के रूप में स्थापित किया जिसमें गरीबियों की जरूरतमंद के प्रति गहरी सहानुभूति थी। इतना आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसमें, इस छवि को जो प्रभाव के आने के वाले महसूस किया गया कि जो हमारे सद्भावना और जो अनुभव हैं उनके संग्रह के लिए ही गांधी जी ने 19 फरवरी 1919 में अलोकप्रिय कानून रावलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध का यहाँ पर जो आह्वान किया और उसके लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तथा जिससे क्या अंग्रेजों को यहाँ पर धमकी देने को मिली। ठीक है, जिससे यहाँ पर वो अपना प्रोत्साहन किया उसको और यहाँ पर धमकी देने को यहाँ पर कहा। ठीक है, इस टाइप से आप बोल लिख सकते हैं इसमें। इस टाइप से क्या आपका यहाँ पे 8वां आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्निहित कारण साम्राज्यवादी देशों के बीच प्रतिद्वंदता और संघर्ष थे, सब विस्तार का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें दृष्टिकोण हमारा क्या रहेगा, 9 नंबर में दृष्टिकोण आपका रहेगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे यहाँ पर, क्या है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, और उसके बाद बताएंगे, चर्चा करेंगे कि जो हमारे साम्राज्यवादी देश थे उसके बीच क्या संघर्ष था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध में, ये बताएंगे सेकंड बात में। थर्ड बात में आप इसको अपना निष्कर्ष बता देंगे दोनों को निकालने के बाद। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पीछे अंतर्निहित कारण शाही अभियानों द्वारा उपजे ऐतिहासिक जो समवर्ती कारक थे उनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच बढ़ता हुआ संदेह और शत्रुता थे। प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालिक कारण ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांच, ठीक है, आर्क ड्यूक फ्रांच फर्नांडिस थे, उनकी हत्या थी। ठीक है, अब ये लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से नीचे लिखना है, हेडिंग में लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध के पीछे अंतर्निहित कारक, इसके क्या क्या कारक हैं, या पॉइंट्स अपने आप से भी लिख सकते हैं, जो बुक्स आपके पास होगी पॉइंट्स वहाँ से लिख सकते हैं। उसमें लिखेंगे हेडिंग अंदर, विश्व युद्ध से पहले संकट क्या था, मोरक्को संकट 1905 से 6, जहाँ इटली, स्पेन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस समर्थन किया। बाद में फ्रांस, मोरक्को, बैंक या पुलिस उन पर क्या नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ये जर्मनी के लिए एक कूटनीतिक हार थी। ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। इसी तरह 1908 में आपका जो बोस्त्रिया संकट था, ठीक है, बोस्त्रिया संकट मैं लिख देता हूँ, बोस्त्रिया संकट कब था, 1908 में। ठीक है, 1908 का बोस्त्रिया संकट, जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी ने कमजोर ऑटोमन साम्राज्य को बोस्त्रिया को हड़प लिया, जिससे क्या है, इसका कारण रूस का अपमान हुआ। इसके बाद रूस ने अपना सैन्यकरण आरंभ कर दिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, वर्ष 1912 वर्ष 1913 में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में बाल्कनों युद्ध में संकट को और बढ़ा दिया इसमें। ठीक है, संकट को क्या और बढ़ा दिया। अगला पॉइंट इसमें डालेंगे यहाँ पर, गठबंधन प्रणालियाँ, इसमें लिखेंगे हेडिंग में, ट्रिपल अलायंस, जिसमें इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया शामिल थे, तथा ये फ्रांस एवं रूस के बीच दोहरा गठबंधन या ड्यूल अलायंस जो इंग्लैंड के लिए यहाँ पर शामिल करने का था। ठीक है, एंटेंट कार्डियल बन गया था, जिससे इसके क्या यूरोप के दो प्रतिद्वंदी इसमें ग्रुप में विभाजित कर दिया गया था। राइट, अगला हेडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सैन्यवाद और हथियार, इसमें आप अपना पॉइंट्स अपने नाम से भी लिख सकते हैं। फ्रांस द्वारा यहाँ पर हथियार मतलब यूरोप है उसके देशों के आत्मरक्षा के नाम पर बड़ी सेनाओं को यहाँ पर बनाए रखने के लिए, दौड़ में शामिल करने के लिए यहाँ पर शामिल किया गया इसको। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अफ्रीका और सुदूर जो पूर्व में औपनिवेशिक प्रतिद्वंदा थी वो क्या थी, यूरोप में देशों में बाजार में बहुत मतलब पहुँचता कच्चे माल नए स्रोत के लिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक साथ के प्रतिबद्धता यहाँ पर की। इसके साथ ही अफ्रीका के लिए संघर्ष यहाँ पर हुआ, मतलब भारत, चीन और जो मलय हैं उसके क्षेत्रों में क्या है, एशियाई देशों में प्रतिस्पर्धा हुई। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हेडिंग, राष्ट्रवाद डालेंगे, पूरा यूरोप राष्ट्रवाद की लहर में बह गया, जिससे फ्रांस और ब्रिटेन
फ्रांस और रूस, जर्मनी, फ्रांस तथा यूके जितने थे ये सब क्या है, हैम्बर्स जो साम्राज्य है उसमें सर्बिया के जो मध्य स्थापित संबंध है उसको क्या है प्रभावित किया इसमें, ठीक है। इन देशों ने गठबंधन को निवारक युद्ध और जो सैन्यवाद है उनका सहारा लेने के लिए यहाँ पर रक्षोपाय उपयोग किया, ठीक है। इस टाइप से आप पूरा आंसर लिख लेंगे और निष्कर्ष अपना अपने अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, ठीक है। प्रथम विश्व के बाद जो भी आपने यहाँ पर इससे सीखा है, निष्कर्ष मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो निष्कर्ष यहाँ पर अपने आप लिखेंगे इसका, ठीक है। मैं कम से कम 12-13 आंसर यहाँ पे बता चुका हूँ, 12-13 के 20 आंसर से पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो निष्कर्ष रहेगा खुद से थोड़ा सा बनाएंगे कि प्रथम उसके बाद क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप बना सकते हैं निष्कर्ष, ठीक है। नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्या क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन, ये जो 9वां नंबर क्वेश्चन था थोड़ा टफ था क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करेंगे लिखने की, नहीं आएगा निष्कर्ष तो एक बार पूछ सकते हैं, बट कोशिश आप ही को करना है, राइट। उन कारणों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की और प्रेरित किया, के साथ ही इसके परिणामों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो क्या है दृष्टिकोण हमारा, क्या बनता है, किसके बारे में पूछ रहा है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप संक्षेप में बता देंगे। सेकंड बात, इसकी शुरुआत के पीछे निहित कारण क्या थे वो बता देंगे, क्या इसकी शुरुआत में क्यों किया गया, उसके पीछे कारण कुछ कारण थे। तीसरे पॉइंट में आपको बताना है इस प्रणाली शुरू करने के लिए क्या परिणाम थे, उस पर चर्चा कर देंगे, क्या परिणाम है इसके परिणाम की चर्चा कर देंगे। उसके बाद अपना चौथे में निष्कर्ष डाल देंगे। देखते हैं आंसर। स्थायी बंदोबस्त वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। एक भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। इस प्रणाली के तहत राजस्व में कंपनी का हिस्सा जमींदारों के साथ स्थायी रूप से निर्धारित किया गया था। जमींदारों को उनके अधिकार वाली जो भूमि थी उसका वंशानुगत स्वामी यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। अगले हेडिंग लिखेंगे आप यहाँ से नीचे, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के पीछे निहित कारण, क्या क्या कारण थे पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। ऐसे जमींदारों का एक वर्ग विकसित करना जो ब्रिटिश हितों के लिए वफादार थे। सेकंड पॉइंट, आशा की गई कि यह प्रणाली भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगी क्योंकि अधिकारी स्वेच्छा से मूल्यांकन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका उद्देश्य कंपनी की ओर से प्रशासन में सुगमता सुनिश्चित करना था क्योंकि राजस्व संग्रह का भार बिचौलियों या जमींदारों को प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, कंपनी के लिए एक निश्चित स्थिर आय सुनिश्चित करना तथा समय समय पर आकलन करने के निपटान करने के लिए यहाँ पर इसको खर्च से बचाना। अगला क्या है 5वां नंबर, यह उम्मीद की गई थी कि संपत्ति स्वामित्व जमींदारों को कृषि में बड़ा पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। कॉर्नवालिस ने सोचा कि कंपनी व्यापार और वाणिज्य पर कर लगाकर इसे राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे हालांकि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के परिणाम दूरगामी हुए, इतना लिखेंगे और पॉइंट्स बाय पॉइंट्स फिर से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे पॉइंट्स में नीचे, किसानों का शोषण, ठीक है, किसानों का शोषण। उसके बाद आगे लिखेंगे यहाँ पर, किसानों को अपनी संपत्ति के अधिकारों को आत्मसमर्पण करने के और दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ा, ठीक है, और उन्हें पूर्णतया जमींदारी तथा दया पर निर्भर कर दिया गया। जमींदारी अधिकारी कर की दर से बहुत अधिक कर वसूल करते थे वो लोग, ठीक है। सेकंड पॉइंट में सेकंड हेडिंग लिखेंगे, कृषि उत्पादकता में गिरावट, ये हेडिंग है। इसके आगे से लिखेंगे, जमींदारों का ध्यान अधिकतम राजस्व संग्रह पर था और वे कृषि के विकास में बहुत कम रुचि लेते थे। थर्ड हेडिंग में क्या लिखेंगे, थर्ड हेडिंग लिखेंगे आपने अनुपस्थिति जमींदारों वाद का उदय, जो हमारे अनुपस्थित जमींदार थे उनका वाद का उदय क्या था। इसके तहत जमींदार राजस्व को दायित्व को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसी दौरान कलकत्ता के नए धनी लोगों द्वारा यहाँ पर क्या बिना स्थानीय जो संपर्क है उसमें यहाँ पर क्या है ज़मीनें खरीदी, ठीक है, और नए जमींदार प्रायः अपनी ज़मीनें भूमि को अनुपस्थित रहते थे जिससे किसानों को क्या है आक्रोश उत्पन्न हो गया। अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, सामाजिक असमानता में वृद्धि। इससे क्या व्यवस्था में उच्च वर्गों में सामंतवाद एवं राज्य समाज में निचले वर्गों में दासता को सुदृढ़ किया और उपस्थित जमींदारों ने ग्रामीण इलाकों में उत्पादित जो संपत्ति थी उसको शहरी केंद्रों में अपवाहित कर दिया जिससे क्या है किसान दयनीय स्थिति में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, किसान का व्यवसायीकरण। इस व्यवस्था में भूमि का व्यवसायीकरण को जन्म दिया था, ठीक है, जो बंगाल में मौजूद नहीं था। यह व्यवस्था स्थानीय किसानों के कपास, नीली खेती, जूट की खेती, ठीक है, जैसे नकदी जो फसल थी उनमें कृषि के लिए यहाँ पर क्या विवश करती थी। यह पूरा यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष क्या डालेंगे, निष्कर्ष डाल सकते हैं यहाँ पर, भारतीय कृषि के लिए स्थायी बंदोबस्त ने फायदे से ज़्यादा नुकसान का कार्य किया है, ठीक है। इससे किसानों की निर्धनता और गरीबी जो ऋणग्रस्तता थी उसको जन्म दिया। अतः यह प्रणाली बंगाल और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को अकाल सहित कृषि संकट के योगदान के कारकों में से एक बन गई, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष रहेगा। तो आंसर यहाँ पे आपका 10वां पूरा हो जाएगा, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो मैं कराऊंगा 10 नंबर क्वेश्चन तक ही। 11 नंबर क्वेश्चन बस देख लेते हैं क्या यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है 11 नंबर क्वेश्चन का। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की भूमिका पर समालोचना वर्णन करना है, ठीक है। समालोचनात्मक वर्णन क्या होता है, समालोचना, आप आलोचना भी कर सकते हैं और उसकी जो कुछ
बातें हैं, सही बातें हैं, वही बता सकते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातों यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आपको करना है। देखो जो भी यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहा है, ठीक है, यूपी पीसीएस जो तो तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने मेंस का वहाँ पे भी फिर से एक और आंसर राइटिंग लॉन्च किया है। ओनली यूपी का जो पेपर 5 है अभी जो नया लॉन्च हुआ है, जैसे कि पेपर 5 वहाँ पे आपको पहले ऑप्शनल होता था, अब हट गया है, पेपर 5 और पेपर 6, तो वहाँ पे मैं पेपर 5 और पेपर 6 की आंसर राइटिंग आपको करा दिया करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों का काम आएगा, प्लस वहाँ पे आपका ओनली पेपर 5 और पेपर 6, राइट। यहाँ पे पेपर 1 2 3 4 पूरा, और यहाँ पे 5 6 आपका यूपी का। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, मैंने एक वीडियो डाला था कल, और एक ही क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ था, टेलीग्राम पे भी दिया हुआ था करने के लिए, तो कुछ लोगों ने किया है और कुछ लोगों ने भेजा भी आंसर उसका। ठीक है, तो देखते रहिए आप, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट डे रहेगा, वहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई और डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।